आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से प्रोग्राम एक मुलाकात लेके हाजिर हूँ। सीबीएसई के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। लगभग हर स्टेट में इस समय रिजल्ट आउट हो चुके हैं। हर जगह पे खुशी का माहौल है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स ने दी है। कुछ लोगों के जो नतीजे हैं उनके मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनको भी मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। ये चलता रहता है जिंदगी में। जितना हम परिश्रम करते हैं, जितना हार्डवर्क करते हैं, कई बार हम उसके अनुरूप हमें रिजल्ट मिलता है और कई बार नहीं मिलता है। लेकिन लाइफ में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती है। ये मैसेज मेरा खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो रिजल्ट जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आने के कारण मायूस हैं। तो बिल्कुल भी मायूस होने वाली बात नहीं है और आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में है। पछताने से कुछ नहीं होता। रेदर देन हम रिग्रेट करें, उसके ज़्यादा और हम मेहनत करें और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बहरहाल रेडियो उड़ान पर आज जो समय है, आपको मालूम है कि ये डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो है, तो इस पर हम आपको कुछ कैंडिडेट से आज भी मिलवाने वाले हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और सक्सेस को इन्होंने हासिल किया है। इस प्रोग्राम का मकसद आप लोगों को ये बताना है कि आप भी हार्ड वर्क करें। जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनसे इंस्पिरेशन लें, उनसे सीखें और अपने मुकाम को हासिल करें। तो आज जो हमारे साथ पहले इंटरव्यू में हमारे साथ पहले गेस्ट हैं, ये बहुत खास हैं। इनके बारे में आपने हाल ही में पढ़ा भी होगा। हमारे साथ शाहनिवास हैं जो बेसिकली बिहार से हैं, लेकिन अभी सीबीएसई में इन्होंने 95% मार्क्स लिए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये भी सुनने में आया है कि NIVH में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप, जिसको अब चेंज कर दिया गया है NIEPVD के नाम से, तो वहां पर पहली बार ये करिश्मा इन्होंने कर दिखाया है। शाहनिवाज, आपका बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सर। और साथ ही साथ बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत आपने हमसे बात मुझे आप अपने प्रोग्राम में शामिल किया। शाहनिवाज, ये बताएं क्या एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट से पहले? माइंड में क्या था, कितने मार्क्स लाने हैं मुझे? सर शुरू से ही एक टारगेट था मेरा कि मैं 95 से एबव लाना है। एक टारगेट बना के मैं शुरू से ही चला था, लेकिन डर था कि एग्जाम मतलब जितना मैं चाहता था उस हिसाब से नहीं गया था, तो मुझे डर था कि शायद मेरा उतना परसेंटेज ना आ पाए। लेकिन जिस दिन परसेंटेज आया उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई और घर में भी सब लोग खुश हुए। 10th में कितने मार्क्स थे आपके? 10th में 8.6 CGP था, 81.7 ग्रेड था। तो एक जबरदस्त इम्प्रूवमेंट आपने 10th के मुकाबले अभी +2 में की है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि कुछ पेपर सही नहीं हुए। अगर वो पेपर सही भी हो जाते आप तो 100 को भी क्रॉस कर जाते। अच्छा, तो पहला रिएक्शन, अभी 95% आपके आगे हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? और मेन आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैंने सुना इतिहास है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस
सर इतिहास मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और उसमें इंटरेस्ट है मेरा शुरू से ही। लगभग जब मैं 7th 8th में था तभी से उसमें इंटरेस्ट है। अच्छा, हिस्ट्री में हमने सुना है कि जो लोग हैं बड़े परेशान होते हैं कि डेट्स याद नहीं रहती, डेट्स का बहुत पंगा होता है, बड़ा पेचीदा सब्जेक्ट है, कई नाम याद रखने पड़ते हैं, जगहें याद रखनी पड़ती हैं, तो कैसे मैनेज करते हो इतिहास में आप? सर ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर इंटरेस्ट का तो सब कुछ याद हो जाता है। मेन तो मतलब इंटरेस्ट अगर किसी का नहीं होता तो उनको ऐसा लगता है, लेकिन शुरू से अगर इंटरेस्ट हो तो कहते हैं कि कोई भी चीज कठिन नहीं होता, केवल उसको करने की हिम्मत होनी चाहिए, इसलिए कुछ भी कठिन नहीं होता था। इतिहास में क्या पसंद है आपको? इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या ज्यादा फेवरेट जोन क्या है आपका? मुझे इंडियन हिस्ट्री अच्छा लगता है, इसमें मिडिवल और मॉडर्न जो है वो बढ़िया लगता है। अच्छा, तो ये बताएं कि कितना पढ़ते थे आप? सर मैं जब एग्जाम का समय था उस समय मैं 9 घंटा 10 घंटा पढ़ लेता था, रात दिन मिला के। 9-10 घंटे करीब था, जब एग्जाम करीब था बहुत। तो फैमिली में कैसा रिएक्शन था? मैंने सुना है आप आईएएस बनना चाहते हैं आगे जाके, और बिहार से तो आईएएस निकलते भी बहुत हैं, तो क्या वो आपको प्रेरणा देता है कि आपकी स्टेट से काफी आईएएस निकलते हैं, वो भी एक कारण है? यस सर, एक तो कारण है और एक ये भी कारण है कि हमारे स्कूल में हर साल आईएएस हमसे मिलने आते हैं, आईएएस ट्रेनिंग, तो वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिला कि मैं आगे आईएएस ही बनना चाहता हूँ। थोड़ी सी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं, आप ब्लाइंड कब हुए और बिहार से कहाँ से आते हैं, तो किस तरीके से आपको चैलेंज आए आपकी एजुकेशन में? सर मेरा जन्म 1 फरवरी 1998 में ग्राम लिंजा सहरसा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और मेरी फैमिली में मैं 5 भाई 1 बहन और मेरे पापा और मम्मी है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद रिजा हुसैन और मम्मी नेहरू निशा है। इनको शुरू में जब मैं बचपन से मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, 6 साल के बाद मेरी आंखों की रोशनी चिकन पॉक्स के कारण चली गई। उसके बाद बहुत परेशानी हुआ, मेरी मम्मी को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, और शुरू में मेरा इलाज बहुत जगह चला, नेपाल में चला, फिर उसके बाद एम्स में कई सालों तक चला, ऑपरेशन भी हुआ मेरी आंखों का, लेकिन रोशनी वापस नहीं लौट पाई। फिर उसके बाद हारने के बाद फिर मेरी पढ़ाई की सब कुछ सोचने लगे, तो फिर उसके बाद मुझे पहले रांची में मेरा एडमिशन हुआ सेंट माइकल स्कूल में, वो भी ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पे मेरी पढ़ाई 6ठी क्लास तक चली। फिर उसके बाद मैं NIVH में इंटरव्यू दिया 2011 में, और वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ। मेरे फैमिली में मेरे बड़े भाई जो हफ्ता वाला वो मेरी हमेशा चिंतित रहते हैं हमारे लिए, और हमेशा वो वही शुरू से मेरे साथ रहे हैं। अभी फिलहाल शहबाज आलम है जो दिल्ली में ही इंजीनियर बन चुके हैं, आगे वो अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो हर समय में मुझे मदद करते हैं। जो भी मुझे सब्जेक्ट से संबंधित चीज चाहिए तो वो मुझे देते रहते हैं। बाकी कभी भी फैमिली वालों ने मुझे जो ब्लाइंडनेस महसूस नहीं होने दिया, वो कभी भी जो चीज चाहते हैं वो तुरंत मुझे मतलब देते हैं, वो कभी किसी भी तरह की ब्लाइंडनेस महसूस नहीं होने देते हैं। तो इसलिए मुझे कोई भी कठिनाइयां नहीं होती है, वो हमेशा मेरे लिए। तो आपको स्कूल बिगिनिंग में जब आप ब्लाइंड हुए तो तब को आपको कैसे पता लगा कि स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहां पर जो दृष्टिबाधित हैं वो स्टडी कर सकते हैं? तो क्या वो पहला चैलेंज था और स्कूल में क्या एडमिशन आराम से मिल गई थी? सर मतलब शुरू में तो आराम से नहीं मिली थी, पता लगाना पड़ा था, और मेरे भैया रांची में ही एयरटेल ऑफिस में वहाँ पे मैनेजर के पद पर काम करते थे, तो उन्हें वहाँ से पता चला कि यहाँ पे एक स्कूल है सेंट माइकल नाम का, तो वहाँ पे फिर मेरा एडमिशन वो करवाया। फिर वहाँ से जब मैं 6th क्लास में पहुंचा तो फिर धीरे धीरे NIVH के बारे में पता चला कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में, तो वहाँ पे इंटरव्यू, फिर मैंने तैयारी की, एग्जाम की, इंटरव्यू की, फिर मैं वहाँ पे डर लग रहा था कि मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। तो फिर वहाँ पर मैंने मेहनत से पढ़ाई की, और फिर जब मेहनत से पढ़ाई की तो उसका रिजल्ट इस बार ये बढ़िया रिजल्ट आया। टीचर्स का सपोर्ट कैसा है NIVH में? आपको आपके प्रिंसिपल का कोट पढ़ा था, बड़े खुश थे वो आपसे, और आपके जो टीचर्स थे तो कौन सबसे ज्यादा कोऑपरेट करता था? सर हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं कमलवीर सिंह दत्ती सर, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। बाकी जो सारे टीचर हैं, कोई भी मुझे
तो सब कोऑपरेट करते हैं, जिनके पास जाता था सभी जो कहता था वो सब करते थे। बाकी हिस्ट्री टीचर अमित शर्मा सर है और अंशुरिया मैम है, पॉलिटिकल साइंस टीचर। फिर स्पोर्ट्स टीचर नरेश सर, वो भले मेरे सब्जेक्ट से जुड़े नहीं है लेकिन वो भी हर समय जो भी मैं उनसे ये करता हूँ तो वो भी कोऑपरेट फुल करते हैं। फिर शिव शंकर सर है और हिम्मत सर, संदीप सर, ये सारे जो सर हैं ये सब मतलब हर समय कोऑपरेट करते हैं। ज्योत्सना मैम, ये लोग कभी भी मतलब मना नहीं करते हैं, जो भी चाहिए वो तुरंत देते हैं। हॉबीज क्या है आपकी, शौक क्या है आपके? हॉबीज तो मैं बुक ही ज्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। बाकी सभी जो मतलब इसी नॉलेज से संबंधित चीज जो होता है वो मैं मतलब बुक पढ़ना ही अधिक पसंद करता हूँ, यही हॉबीज है। कौन से ऑथर आपके फेवरेट हैं? ऑथर तो मेरे फेवरेट अभी कोई अच्छे तो उतना नहीं, फिर भी मैं ये क्या बोलते हैं रस्किन बॉन्ड की पोयम में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपके हिसाब से अभी रिसेंटली स्टूडेंट के सामने क्या चैलेंजेस हैं? मेरे हिसाब से तो मतलब जो मुझे लगा थोड़ा बहुत जो कुछ 12th क्लास तक जो मुझे लगा जो कुछ बुक्स हैं जो बुक्स है वो प्रिंट में नहीं हो पाती, ब्रेल में नहीं हो पाती, तो वो हमारे लिए थोड़ा चैलेंज हो जाए। लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें हमें सब चीज मिल जा रहा, तो उतना हम नहीं लग रहा। लेकिन कुछ है अभी भी जिसमें सुधार होने की आवश्यकता है। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर है जो कुछ चीजें हमारी नहीं पढ़ पाता आज के लैपटॉप पे, मंगल फॉन्ट में नहीं होने के कारण मोबाइल में भी नहीं पढ़ पाता टॉप पे, तो ये कुछ चैलेंज है हमारे लिए। तो आपका मानना है कि अभी भी अगर हम ब्रेल की बात करें तो बहुत सारी किताबें आज भी कन्वर्ट नहीं हो पाती है जो प्रिंट किताबें हैं ब्रेल में, और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी भी इनएक्सेसिबल हैं। यस सर। ये बताएं शाहनवाज कि थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि अभी जो 10th में और +2 में, तो आपने क्या मैथ और साइंस पढ़ा 10th तक? यस सर, 10th तक मैं मैथ साइंस था और 11th से आर्ट साइड में था मैं। तो क्या मैथ साइंस के कारण भी 10th तक थोड़े नंबर कम आने रहता है, एक चैलेंज रहता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट? टेक्नोलॉजी का अभाव हो या उस तरीके की इक्विपमेंट अभी डेवलप नहीं हुई, या आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है? यस सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं अगर सब कुछ हो तो, लेकिन कुछ जगह ये फेस करना पड़ता है, मतलब प्रॉब्लम जहाँ पे पूरा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे ये फेस करना पड़ता है मैथ साइंस को लेके। अभी आगे के क्या प्लान है? सर आगे DU से मैं हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता हूँ, फिर आगे सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों स्पेसिफिकली आपने चुनी? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए चुनी कि मैं अपने बड़ों से और जो भी टीचर वो हमें यही सजेस्ट किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा, वहाँ पे बढ़िया पढ़ाई होती है, ये सब मतलब जो हमें बड़ों ने सजेस्ट किया, इस वजह से मैं और उसका रिजल्ट दिया और बहुत कुछ अच्छा रहता है, फैकल्टी वहाँ पे बहुत अच्छी रहती है, तो इसलिए मैं। तो आपको लगता है कि वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं ज़्यादा है, सहूलतें ज़्यादा हैं और बड़ों का सहयोग आपको ज़्यादा मिलेगा, एक्सेसिबल एटमॉस्फेयर है स्टडी के हिसाब से? यस सर। तो शाहनवाज, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आप अभी जो +1 में हुए हैं, जब +2 में स्टूडेंट्स हुए हैं, तो आपको उनको 3 से 5 टिप्स देने हैं तो क्या देंगे? सर मैं उनको यही कहूँगा कि जो सर पढ़ाते हैं क्लास में उसे ध्यान से सुने और हॉस्टल आके उसे रिवीजन करें, हमेशा अपने साथियों के साथ डिस्कशन करें, और जब एग्जाम करीब आ जाए तो अपना जो सब्जेक्ट उसे कम लगे तो जिसमें वो कमजोर है तो उसे थोड़ा ज्यादा पढ़े, और जो पेपर पहले हो उसकी तैयारी हो जैसे शुरू में वो सब पेपर कर ले जिसकी तैयारी बाद में जो पेपर है, और जो पेपर पहले उसकी तैयारी वो लास्ट में ही करे, मतलब 10 दिन 15 दिन पहले उसकी 10 दिन पहले शुरू कर दे और बाकी सब पहले ही पढ़ ले वो। तो स्टडी के अलावा और भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं आप? यस सर, डिबेट में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा, डिबेट का शौक है आपको? यस सर, डिबेट का शौक। मेरे को भी डिबेट का शौक है, फिर तो हमारी खूब बनेगी। अभी आप जी, रेडियो डांस सुना आपने कभी पहले? यस सर सुना, आपको भी सुना सर पहले? मेरे को भी सुना पहले।
थैंक यू सो मच शाहनवाज। कुछ क्या लास्ट में मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं अपने जूनियर साथियों को यही कहना चाहूंगा कि वो ये ना समझे कि अगर 95 आ गया तो इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे भी अधिक परसेंटेज आ सकते हैं। बस वो एक चैलेंज लेके चले कि अगर मेरे सीनियर का 95 आया तो मैं उससे खिला सकता हूँ। इसलिए वो इसको एक प्लेटफॉर्म मान, मतलब एक वो गोल मान के चले, इसको हमें तोड़ना है। मैं यही कहना चाहूँ। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? सर सिंगर तो कुमार सानू है सर। कुमार सानू है। और फेवरेट एक्टर? एक्टर शाहरुख खान। शाहरुख खान। स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स सबसे अधिक पसंद है? सर स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ कारणवश मैं उसमें ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाया। मेरे साथी करते हैं, लेकिन मैं कभी कभी टाइम मिलता तो क्रिकेट खेल लेता हूँ। कौन से खिलाड़ी आपके फेवरेट हैं? खिलाड़ी तो सचिन तेंदुलकर सर शुरू से, अब वो खेलते नहीं है लेकिन फेवरेट सचिन तेंदुलकर फेवरेट। अभी हाल ही में उनकी डॉक्यूमेंट्री भी आई है, मूवी। सर क्या है, डॉक्यूमेंट्री भी आई है। हाँ। तो डिसेबिलिटी में कभी आगे जाके कम्युनिटी के लिए कुछ करने का प्लान? यस सर, यही उद्देश्य है मेरा था, इसीलिए मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ। उसमें जाके ही मतलब अपने जो हमारे जैसे हैं उनके लिए कुछ कर सके और जो गरीब हैं समाज के उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, यही उद्देश्य है। इसीलिए मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ। घर वालों का रिएक्शन कैसा था जैसे उनको पता लगा कि आपके टॉप किया आपने देहरादून में, इतने नंबर आए हैं 95? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो बहुत खुश थे। वो मतलब अपने मुझ पे अपने मतलब गर्व कर रहे थे कि मेरे ऐसा मतलब ब्लाइंड बेटा हो के भी वो इतना बढ़िया किया, उसको गर्व कर रहे थे वो। सबसे पहले किसको बताया आपने? मेरे भैया बताया मेरे रिजल्ट को। अच्छा, तो भैया ने आपको बताया। जी। तो और अभी आप कहाँ पे हैं? अभी देहरादून में ही हैं या अभी घर में हैं? ना सर, मैं अभी सहरसा में हूँ, बिहार में हूँ। बिहार में हूँ। तो दिल्ली में आपने अप्लाई कर दिया एडमिशन के लिए? सर अभी अप्लाई तो क्या नहीं, अभी आजकल में हो जाएगा सर। आजकल में हो जाएगा। तो बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। Thank you so much once again for speaking to Radio Udan, and all the best for your future, and we really hope now you will shine like a star in the community. You will crack civil services and work for the empowerment of person with disability. Thank you so much Shahnivaz. थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत। तो दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात में आप आज सुन रहे हैं उन टॉपर्स को जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाकर कम्युनिटी का, देश का नाम रोशन किया है। यहाँ पर आप लोगों को इंस्पायर होने की जरूरत है। अगर आप भी 12th में आए हैं, 10th में आए हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल इनसे इंस्पिरेशन जरूर लीजिए। और अगर आप जिंदगी में कोई भी ऊंचाई को पाना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मंजिल अपने आप ही आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार अभी मुलाकातें और भी बाकी हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. We have created an environment of magic, passion, sparkle, enchantment, and above all, infotainment. So guys, what are you waiting for?
Tune in to Radio Udan. Happy listening. जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। अब शाह निवास के बाद एक और हमारे साथ स्टूडेंट हैं। ये भी NIVH से हैं और इन्होंने 92% मार्क्स लिए हैं। इससे पता चलता है कि ये भी बहुत मेहनती हैं। हमारे साथ हैं आयुषी शर्मा। आयुषी, आपका बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपका वेलकम। आयुषी, जम्मू से NIVH में जाने का कैसे सफर हुआ? सर एक्चुअली मेरे भैया थे, उन्होंने देहरादून ब्लाइंड स्कूल से स्टडीज किया था, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि मतलब जाना चाहिए मुझे। सो व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड दे फोर्स मी कि आपको जाना चाहिए। तो 2010 में फिर मैंने मतलब प्लान किया, तो फॉर्म फिल किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा इंटरव्यू भी सक्सेस हो गया, तो मैं चली गई। तो मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स और अपने उन रिलेटिव्स को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया। तो क्या एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट आने से पहले? क्या एक्सपेक्टेशन थी, कितने मार्क्स आने चाहिए? इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हाँ फिर भी मुझे था कि 85 मेरे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि मेरे एग्जाम्स अच्छे हुए थे। और मैं हमेशा हर किसी से यही कहती थी कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी कैसी परसेंटेज आएगी। बट मुझे खुद से था कि मेरे 90 अब तो आने ही चाहिए, बिना 90 के तो परसेंटेज की कोई मायने ही नहीं होते। घर में कैसा माहौल है? घर में सब बहुत खुश हैं। इवन जब रिजल्ट आया तो मेरे बहुत से रिलेटिव्स, मैटरनल्स और जो भी थे आस पड़ोस के नेबर्स और मेरे कजिन वगैरह सभी खुश थे, क्योंकि जितनी परसेंटेज मेरी आई है इतनी तो फैमिली में कभी किसी की भी नहीं आई। तो सब बहुत ज्यादा खुश थे कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है। और मतलब आर्ट्स लेने के बाद जिसमें फुल मार्क्स लाना तो बहुत टफ होता है, फिर भी मेरे 100/100 है, तो सब बहुत खुश है। तो शाह नवाज आपके ही क्लासमेट थे? हाँ जी सर। तो क्लास में डिस्कशंस होती थी? ऑफकोर्स होती थी सर, और उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि हम दोनों को जो भी कोई क्वेरी होती थी टीचर से तो हम पूछते ही थे। आपस में भी फ्रेंड्स एक दो जो भी हमारे फास्ट फ्रेंड्स थे, या क्लास में जब भी हम बैठते थे, फ्री टाइम होता था तो आपस में काफी डिस्कस करते थे, न्यूज, करंट अफेयर्स, और जो भी जिस भी सब्जेक्ट का हमें लगता था कि हम नहीं कर सकते हैं उसे हम आपस में डिस्कसिंग भी करते थे। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री था। आपका भी हिस्ट्री है? यस सर। तो हिस्ट्री में क्या पसंद है आपको? एंशियंट, मिडवल? मुझे ना एंशियंट हिस्ट्री बहुत पसंद है, और मुझे मौर्यों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा। यस सर। तो तो अभी मेरा प्रोजेक्ट भी था उसमें, तो मेरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हैं। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैंने वो बहुत मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया था, मतलब बहुत सारी नाइट स्पेंड की है उस प्रोजेक्ट के लिए। सो मेरे मार्क्स आए 100 में से 100, तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि अभी तक इतने मार्क्स कभी भी किसी के नहीं आए थे। अभी आगे क्या प्लान्स है? सर एक्चुअली मैं आगे DU में जाना चाहती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सेंट स्टीफन के लिए भी ट्राई कर रही हूँ, और भी जो रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं उनमें मैं फॉर्म फिल करूंगी। आफ्टर दिस सिविल की तैयारी करके मैं सिविल्स में जाना चाहती हूँ। अच्छा, आप भी सिविल्स में जाना चाहती है? Yes, तो कोई खास वजह सिविल्स में? आजकल जनरली बहुत लोगों का रुझान है सिविल्स में, और बहुत सारे हमारे जो ब्लाइंड फ्रेंड भी हैं और जो नॉन डिसेबल हैं वो भी हैं। तो सिविल सर्विसेज में जाने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? सर मेरा मेन फोकस सिविल्स में जाने का सिर्फ ये है कि एक तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ब्लाइंड्स कभी भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि सिविल्स में बहुत लोगों की अभी भी ये मेंटालिटी है कि मतलब जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है वो सिविल्स में नहीं जा सकते, वो किसी की वो मतलब इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स को नहीं गेन कर सकते। सो आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं कहीं ना कहीं इनको भी शायद बहुत अच्छे सिविल्स की जरूरत है, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए और अदर हैंडीकैप्स के लिए भी अच्छे जो सिविल सर्विसेज वाले लोग हैं उनकी जरूरत है, क्योंकि शायद जो एक नॉर्मल पर्सन है वो नहीं समझ सकता उनकी प्रॉब्लम्स को, जो कि हम समझ सकते हैं। जिन प्रॉब्लम्स को हमने फेस किया है वे भी शायद अगर हम जैसे कोई सिविल्स में जाएंगे उन्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो कम्युनिटी के लिए, बेसिकली डिसेबल कम्युनिटी के लिए बहुत सारे ऐसे काम है ब्यूरोक्रेसी में जो नहीं होते हैं, वो आप लोग करना चाहते हैं?
यस सर। तो आपके हॉबीज क्या हैं? तो मेरे हॉबीज तो वही जनरल यही है कि मतलब जब भी मैं फ्री होती हूँ तो बुक्स पढ़ती थी पहले, तो अभी मेरी हॉबी बन गई है नेट पे सर्च करना, कुछ भी यूट्यूब खोलना और मतलब सोशल साइट से जुड़ना मेरी सबसे बेस्ट हॉबी है। अच्छा, Yes, तो sir. और इसी में आगे परस्यू करना चाहती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके? यस सर। ये बताएं कि आपके हिसाब से क्या चैलेंजेस रहे हैं आपके लिए स्टडी के दौरान? एक्चुअली सर चैलेंजेस अगर हम पॉजिटिवली देखें तो कोई भी नहीं है, बट एज अ विजुअली पर्सन हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। तो हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जब एग्जाम देने जा रहा है एक्सटर्नल बोर्ड के, तो उसे पूरी तरह से राइटर पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो शी डोंट नो या ही डोंट नो राइटर कैसा है, कैसा लिखेगा, हम नहीं देख पा रहे हैं उसे कि उसकी राइटिंग कैसी है, बट फिर भी हमें उस पर पूरी तरह से डिपेंड रहना है और हमें लिखवाना है। और हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मतलब हमें प्रिंट लैंग्वेज में लिखवाने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हमें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है अपने 20 मार्क्स के लिए कि मतलब हमारा प्रोजेक्ट अच्छा हो, हम अच्छे से करें, हमारे अच्छे मार्क्स आए, हमें अप्रिसिएशन मिले। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है विजुअली। इस बार आपको अपना राइटर कैसा लगा? तो मेरे एक्चुअली राइटर्स चेंज हुए थे क्योंकि मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, तो मेरा हर मतलब तो एग्जाम में एक था, मतलब कभी एक राइटर राइटिंग कर रहा है, फिर देन मैं दूसरा ले रही हूँ, फिर तीसरा ले रही हूँ, ऐसे करके मुझे मतलब राइटर चेंज करने पड़े थे। स्कूल में कैसा माहौल था? स्टूडेंट्स कितने कोऑपरेटिव हैं? स्कूल में स्टूडेंट्स तो सर हमेशा ही कोऑपरेटिव रहते हैं, जूनियर्स भी और सीनियर्स भी। रूममेट्स और जूनियर्स जब उन्हें मालूम है कि वी आर स्टडिंग, तो वो कभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं करते कि हमें उन्हें बोलना पड़े। और सीनियर्स तो हमेशा उनकी गाइडलाइंस हमारे साथ रहती हैं। अभी भी बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनके मैं कांटेक्ट में हूँ, और साथ वाले फ्रेंड्स तो हमेशा ही कोऑपरेटिव रहते हैं हमारे लिए। और जो बच्चे पुअर हैं पढ़ाई में, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम हैं, और जो हमसे भी अच्छे हैं या जो चीज हमें समझ नहीं आ रही वो हमें बताते हैं। तो हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है और हर कोई एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव होता है। जम्मू में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, दिल्ली क्यों चुना है आपने? एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं दिल्ली रह के बहुत अच्छे से स्टडीज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेस है वो हॉस्टल से ही बना है। तो आई वांट टू स्टडी इन हॉस्टल, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं घर रह के या जम्मू में रह के घर के पास रह के ज्यादा अच्छे से स्टडीज नहीं कर पाऊंगी और अपनी अचीवमेंट्स पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। इसलिए एक काम जो अगर आपको कम्युनिटी के लिए करना है, डिसेबल कम्युनिटी के लिए, तो सक्सेस होके वो क्या करेंगी? सर वैसे बहुत सारे काम है, मैं किसी एक को तो प्रायोरिटी नहीं दे सकती, बट फिर भी अगर मतलब मुझे कभी ऐसा मौका मिले तो मैं बहुत कुछ ऐसा करना चाहूंगी जिससे विजुअली इम्पेयर्ड को किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। स्पेशली एटलीस्ट जो उनके एग्जाम्स हैं वो उन्हें खुद देने चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर के थ्रू दे, चाहे फिर ब्रेल में दे, और फिर सीबीएसई में कोई उन्हें ब्रेल में चेक करे। क्योंकि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो किसी पे पूरी तरह से डिपेंड होकर फिर अपने एग्जाम देते हैं। आयुषी कितना समय स्टडी में लगाती थी ड्यूरिंग द एग्जाम्स? सर मैं तो यही कहूंगी कि मैंने हमेशा अपनी स्टडीज पे फर्स्ट अप्रैल से ही फोकस किया है, तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं पूरी रात या फिर 10-10, 12-12 घंटे स्टडीज को दूं। बट हाँ, मेरे जब एग्जाम स्टार्ट हुए थे 9 मार्च से, तो मुझे कहा कि मेरे को पढ़ना है, जितनी बार मैं पढ़ पाऊँ उतनी बार मुझे पढ़ना है। तो मैंने मैक्सिमम भी अपनी स्टडीज को 6 से 7 घंटे दिए हैं। सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है? सबसे टफ तो कुछ भी नहीं है सर, वो तो पढ़ने पे डिपेंड करता है कि हमें जो सच्ची समझ में नहीं आ रही वही हमारे लिए टफ है। बाकी वैसे मेरे लिए ऐसा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं था, सभी समझ में आ जाते थे। सबसे ज्यादा अगर एक शख्स का नाम लेना हो जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया, वो कौन होगा? सर मैं किसी एक पर्सन को तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे लिए तो सभी हर जगह में अलग अलग चीजों में सपोर्टिव है, तो इसलिए मैं कोई भी। तो अभी से आईएएस की तैयारी में अभी सारे आंसर डिप्लोमेटिक दे रहे हो? नो सर, ये सब तो बस ऐसे ही आपने पूछा इसलिए बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आईएएस तो अभी बहुत दूर है, अभी तो फिलहाल मुझे ग्रेजुएशन करना है हिस्ट्री ऑनर्स में, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। तो
तो सिंगिंग का भी शौक है आयुषी को? यस, तो सिंगिंग कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। हो जाए फिर। रिजल्ट के बाद सबसे पहला गाना कौन सा मन में आया था? रिजल्ट के बाद तो अभी मतलब न्यू सॉन्ग मैं ज्यादा सुनना पसंद करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक सॉन्ग आया हो। बाकी फिर भी मैं मतलब सिंगिंग करना पसंद करती हूँ, बट इतना भी नहीं है कि थोड़ा सा तो सुना दो लिसनर्स को, थोड़ा सा। तो अभी एक्चुअली मेरा गला खराब है तो कोई बात नहीं, सारे सिंगर्स का गला खराब होता है, कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे। ओह सर, थैंक यू सर। मैं अभी दो लाइनें। हाँ, आपके फोर्स करने पर मैं 2 लाइनें गाना चाहूंगी। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाने ना जाए ना जाए ना, और पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। थैंक यू सर। अरे बहुत अच्छा। अगर गला ठीक होता भाई तो और क्या करना है। इतना अच्छा तो आप गाती हैं। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स को ये मेरा हर बार इंटरव्यू करने का स्टूडेंट्स के साथ यही मकसद होता है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अभी +2 में हुए हैं या 10th +1 में पढ़ रहे हैं, तो उनको इंस्पिरेशन मिले आप लोगों से, तो वो इंस्पायर हों। तो क्या टिप्स देंगी आप स्टूडेंट्स को? तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि अभी उनकी स्टार्टिंग है न्यू क्लास में, चाहे वो 11th की स्टार्टिंग हो, चाहे 9th की हो, 10th की हो, जिस भी वो स्टैंडर्ड में है, उनकी स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग से ही वो अपनी स्टडीज पर पूरा फोकस रखें। जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ें, एक्स्ट्रा बर्डन ना लें, और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें जनरल नॉलेज अपना बहुत इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे लिए जनरल स्टडीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर चीज को मतलब एक टाइमली हैंडल करें, किसी भी एक सब्जेक्ट को ज्यादा या कम टाइम ना दे। सभी सब्जेक्ट्स, क्योंकि अभी तो हमारे स्कूल्स में सब कॉमनली चलता है, मतलब जितना क्लास में पढ़ाया जाता है सिर्फ उसे रिवाइज भी अगर वो करेंगे तो भी वो बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। आई होप कि नेक्स्ट ईयर का जो रिजल्ट हो वो 100% हो, हर स्टूडेंट के 100% हो। मैं यही प्रे करती हूँ और यही मेरा एक मोटिवेशनल मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आयुषी, थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। मैं किसी ज्यादा अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मेरे फादर हैं, वो फार्मर हैं, देन वो शॉप पे भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, एंड मेरी मदर है वो हाउसवाइफ है। मेरा एक छोटा ब्रदर है, वो भी 12th स्टैंडर्ड में था, उसने भी अभी 75% मार्क्स अचीव किए हैं। और मेरी डिसेबिलिटी तो बचपन से ही है, मैं बाय बर्थ से ब्लाइंड हूँ, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं हमेशा अच्छे स्कूल में पढूं। हमेशा उनकी विशेष रहती है कि मैं बहुत अच्छा स्कोर अचीव करूं और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचूं। बस मैं अपनी फैमिली के लिए इतना ही कहना चाहूंगी। तो आपकी जो इनिशियल स्टडी हुई वो कहाँ से हुई? क्या जब आप ब्लाइंड थी बिगिनिंग में स्कूल ढूंढने में, या आपको लेके थोड़ा सा परेशान थी फैमिली वाले? मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग में तो थोड़ा होता है, जैसे उन्हें पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ तो दे वर वरीड अबाउट मी, बट फिर उसके बाद जैसे जैसे मतलब पता चला पढ़ाई के लिए, तो मैंने 1-2 साल नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई की, मैंने थोड़ा प्रिंट सीखा। फिर उसके बाद जम्मू में हमारा एक गर्ल्स स्कूल था, वहाँ पे मैं पढ़ी, वहाँ से मैंने ब्रेल सीखा, इंग्लिश हिंदी में अपनी पकड़ मजबूत की। उसके बाद मैं 2010 में 6th स्टैंडर्ड में देहरादून गई। जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू रेडियो उड़ान, टॉकिंग टू मी। Thank you so much, Ayushi. All the best for your future and congratulations for your brother as well. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू इंटरव्यू लेने के लिए और मेरी बात मेरे सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। You are listening to the show Ek Mulaqat with RJ Danish Mahajan, where we are with the students from whom you should get inspiration. The students who have made the country, the community proud. So, the key to success is hard work. So guys, keep on working hard to achieve your goals. And for now, keep listening to Radio Run, a Flight of Life. After a very short break, we will be right back with few more champions. Stay tuned.
मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू भारतीय 24 घंटे राजनीतिक ब्रेल ही पढ़ता रहता है, चिंतन कभी को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। न फिक्र करो बीते लम्हों की कि कल का सूरज निकलना बाकी है। मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो आज हम आपको उन स्टूडेंट से मिलवा रहे हैं जिन्होंने टॉप किया है इस कड़ी में। इससे पहले ये भी बताऊं कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है और बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। केरल से अजय ने 98% लिए हैं और तमिलनाडु से 97.6 हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का हमें कांटेक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही हमें मिलेगा तो हम बात करेंगे। बहरहाल पंजाब से जिन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया है हमारे साथ हैं। हमारे साथ गुरलीन है। गुरलीन, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आपने अराउंड 90% मार्क्स लिए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कितने नंबर, मैं सबसे ये पूछ रहा हूँ, कितने नंबर एक्सपेक्ट किए थे रिजल्ट आने से पहले आपने? एक्सपेक्ट तो मैंने 80% से ज्यादा किए थे। तो उससे ज्यादा ही आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा लिसनर्स को अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मैं पंजाब जलंधर से हूँ और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और मैंने अभी सीबीएसई बोर्ड से +2 कंप्लीट किया है। जी। तो कोई चैलेंज आपको सीबीएसई में पंजाब में कम स्टूडेंट्स जाते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, तो क्यों आपने सीबीएसई बोर्ड का चयन किया रेदर देन पंजाब बोर्ड? मैं शुरू से ही एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ी थी और शुरू से ही मेरा सीबीएसई बोर्ड था, तो इसलिए बोर्ड चेंज करने का कभी सोचा नहीं, तो इसलिए सीबीएसई से ही कंटिन्यू किया मैंने। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सबसे फेवरेट पंजाबी, क्योंकि पंजाबी और इंग्लिश, क्योंकि वो थोड़े मतलब जनरल सब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो अभी आगे क्या विचार है? आगे आईएएस पीसीएस की कोचिंग लूंगी मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ। ये मेरी तीसरी इंटरव्यू है अभी तक इस प्रोग्राम में और तीनों ही आप आईएएस बनना चाहते हैं। तो कोई खास मोटिव आईएएस पीसीएस के लिए जाने का, कुछ खास मोटिव? खास मोटिव कुछ नहीं, शौक है और सिक्योर हो जाता है इंसान फ्यूचर में। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए। फैमिली में कैसा माहौल था जब रिजल्ट आया? फैमिली में तो बहुत अच्छा माहौल था। मैंने भी इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, 80% से ज्यादा ही टारगेट रखा था कि 80% से नीचे नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए, पर ठीक हो गया, मतलब अच्छा हो गया। तो ग्रेजुएशन अब कहाँ से करने की तैयारी है? ग्रेजुएशन मैं करूंगी खालसा कॉलेज फॉर वुमेन, जलंधर से ही। बिल्कुल। शौक क्या है गुरलीन के?
शौक तो से बहुत है। मैं गैजेट फ्रीक हूँ, बहुत बड़ी सोशल मीडिया और ये सब पे एक्टिव रहती हूँ। और थोड़ा बहुत मुझे कीबोर्ड का भी शौक था, अभी भी कभी कभी एज अ हॉबी मैंने इसे रखा हुआ है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो मानते हैं स्टूडेंट्स की सोशल मीडिया पर रहने से स्टडी पर इम्पैक्ट पड़ता है, और आप कहती हैं तो क्या सोशल मीडिया आपके लिए हेल्पफुल है स्टडी में? हेल्पफुल, बिल्कुल हेल्पफुल है। यूट्यूब पे मतलब बिल्कुल यूट्यूब को अगर हम सही तरीके से यूज करें तो वो बिल्कुल हेल्पफुल है। और सोशल मीडिया अगर एक लिमिट में यूज करो तो कोई इसकी बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपने कहा कि कीबोर्ड आप बजाती भी है ना, गाती भी है साथ में? नहीं, सिर्फ बजाती हूँ मैं। तो ग्रेजुएशन में कौन सी स्ट्रीम लेने का आप सोचा है? ग्रेजुएशन में मैं वही ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में ही आगे कंटिन्यू करूंगी। एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई एक चैलेंज आपके सामने आता हो स्टडी के दौरान? स्टडी के दौरान बुक्स का चैलेंज कभी कभी आता होता है कि बुक्स नहीं मिल पाती। मैं मटेरियल आजकल तो खैर मिल जाता है, लेकिन पहले जब मैं 9th-10th की बात कर रही हूँ अपने, तो बुक्स इतनी तब नहीं मतलब स्पीड से रिकॉर्डेड हो पाती थी या इतनी नहीं एक्सेसिबल था, तो मेरे मदर को सारी टाइपिंग करनी पड़ती थी। वैसे अभी भी ऐसे ही किया था, लेकिन अभी मटेरियल मुझे मिल गया था फिर भी बुक्स का। तो ब्रेल नहीं आती आपको? ब्रेल आती है, लेकिन ब्रेल से ब्रेल मैंने छोड़ दी थी 6th-7th में। कोई खास कारण? ब्रेल बुक्स एक्चुअली सिलेबस लेंथी होने के कारण ब्रेल बुक्स पढ़ना थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है उसमें, तो टाइम कंज्यूम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए टेक्नोलॉजी मुझे ज्यादा बेटर लगती है ब्रेल के अकॉर्डिंग कंपेयर ब्रेल से करें तो क्या मैसेज रहेगा गुरलीन का स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि मेहनत करो, फिर जब रिजल्ट आता है तो बहुत खुशी होती है और कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अब पहले तो बहुत मुश्किल लगता था, पर मार्क्स आने के बाद लगता है यार मुश्किल नहीं था इतना। थैंक यू सो मच गुरलीन, रेडियो उड़ान पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको इन सभी स्टूडेंट से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल गई होगी, साथ साथ कुछ टिप्स भी आपको आगे पढ़ने के लिए। खैर अभी आप कहीं मत जाइए, क्योंकि एक और छोटा सा ब्रेक और उसके बाद अभी कुछ और मुलाकातें भी बाकी हैं। बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट के साथ। स्टे ट्यून्ड। कहाँ से आ रही हो? बड़ी खुश लग रही हो। बैंक का एग्जाम देकर आई हूँ। बहुत अच्छा हुआ यार आज तो। क्या बैंक का एग्जाम? अरे यार ये बैंक के एग्जाम कब होते हैं, कब होके चले जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं लगता। कोई ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो मेरे फोन पर डायरेक्ट मुझे जॉब और एग्जाम एलर्ट्स दे सके। अरे तुम्हें नहीं पता है ना, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कर्नाटका, यहाँ पर आप फोन में जॉब अलर्ट्स की सुविधा ले सकते हैं। वाओ, ये तो बड़ी ग्रेट न्यूज है। Not even this, they provide all essential assistive devices, influence the state government in formulation and effective implementation of acts and policies, make schemes governing the upliftment of persons with disability. They have a huge talking cum braille library. मगर यार इन सारी सर्विस को मैं पाऊंगा कैसे, मैं कनेक्ट कैसे होऊंगा इनसे? अगर आप NFB कर्नाटका से किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उनकी ब्रेल लाइब्रेरी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें मिस्टर गौतम अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी ऑफ NFB कर्नाटका। इनका ईमेल आईडी है nfbkarnataka@gmail.com। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं 09980444655। For more info, log on to www.nfbkarnataka.org. NFB Karnataka, bringing a difference to the life of visually challenged. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए
रेडियो उड़ान। जी हाँ, तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको मिलवा रहे हैं इस साल के बेहतरीन स्टूडेंट से जिन्होंने कड़ी मुशक्कत के साथ बहुत मेहनत करके अच्छे नंबर हासिल किए हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे जो स्टूडेंट्स 12th में जिन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किया, लेकिन अब हम आपको आपकी मुलाकात या आपसे मिलवाना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने 10th में 92% लेके पंजाब में टॉप किया है डिसेबल कम्युनिटी में। सारा, आपका बहुत स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू। अपने बारे में थोड़ा सा लिसनर्स को बताएं, आप कहाँ से हैं, पूरा नाम बताएं और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। मैं सारा चावला हूँ, लुधियाना से। पखोवाल रोड पे मैं रहती हूँ और मैं सतपाल मित्तल स्कूल में हूँ। अब मैं 11th में हूँ बोर्ड एग्जाम्स के बाद। कितने मार्क्स आपने एक्सपेक्ट किए थे? मैंने 85 अबव किए थे, पर मुझे नहीं पता था मेरे 90s में आ जाएंगे। तो कितनी खुशी हुई, नंबर आपने 85 सोचा था, लगभग 10% ज़्यादा उससे आ गया आपने। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वहाँ पर सारी टीचर्स के रिएक्शंस, मेरे फ्रेंड्स के, तो पहले तो मुझे खुद भी नहीं यकीन हुआ था कि मेरे इतने आ जाएंगे। बट फिर क्या स्ट्रीम थी आपकी? मेरी कॉमर्स की स्ट्रीम थी। हमारे 9th में ही कॉमर्स और साइंस में कर देते हैं बच्चों को। अच्छा, हमारे स्कूल में। और वैसे मैथ्स बोर्ड में उसमें और भी टफ होता है मार्क्स लेना। हाँ जी, बहुत बहुत टफ होता है। सारा, मुझे ये भी मालूम लगा आपके केस में कि आपके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट क्रिएट किया गया था, तो थोड़ा सा बताएं कि किस सब्जेक्ट की जगह पर आपके लिए वो सब्जेक्ट क्रिएट किया गया था। एक्चुअली 9th में हमें बोला गया था कि आप मेरे पास मैथ्स ऑप्शनल होएगी, लेकिन जब मैं 9th में हुई तो उन्होंने कहा कि कॉमर्स और साइंस दोनों में मैथ्स कंपलसरी है। फिर उन्होंने मुझे मैथ्स की जगह एनवायरमेंटल साइंस दे दिया, मेरे लिए चेंज कर दिया सब्जेक्ट। तो मैथ में आपको दिक्कत आ रही थी? मैथ्स में मुझे 8th तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। 8th तक तो मैं मेंटली करती थी सारी कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज। 9th में आके प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसमें डायग्राम्स, ग्राफ्स बहुत ज्यादा थे, वो मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं था। तो क्या आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या बनना चाहती हैं आप? पहले मैंने साइकोलॉजिस्ट का सोचा था क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन अब जब मेरे रिजल्ट अच्छा आ गया फिर मुझे लगने लगा कि कैलिबर है, आईएएस के लिए भी मैं कर सकती हूँ। तो अब मुझे आईएएस की स्टडीज करनी है। तो आपने जो अपनी स्टडी की है वो मेन स्ट्रीम स्कूल से की है, तो लुधियाना में और भी स्कूल हैं जो स्पेशल स्कूल भी हैं, तो आपको ब्रेल आती है? मुझे हाँ आती है। थोड़ी देर मैंने सीखी थी ब्रेल बीच में, पर फिर मेरे स्कूल में उसका कोई था नहीं, ना कोई ब्रेल मेरे स्कूल में पढ़ सकता है, इसलिए फिर मैंने छोड़ दी। आती है। तो कोई चैलेंज आपको स्टडी में आ रहा है एज ए विजुअली इम्पेयर्ड? पहले थोड़ी देर आया था। पहले उन्होंने कहा कि आप ब्रेल शुरू करो 8th तक तो, बट जब मैंने ब्रेल शुरू की फिर उनको खुद नहीं समझ आया स्कूल वालों को कि वो भी अब कैसे मैनेज करें ब्रेल। फिर मैंने 9th में मैकबुक यूज करनी शुरू कर दी, एप्पल आई मैक। अब मैं स्कूल में नोट्स बनाती हूँ जैसे जैसे टीचर्स डिक्टेट करती हैं। बच्चे पेपर अपनी नोटबुक्स पे लिखते हैं और मैं अपने मैकबुक पे। तो अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो +1 में अब वहीं से परस्यू कर रही है? हाँ जी। तो 9th और 10th में कॉमर्स लिया और +1 में आप कॉमर्स ही कंटिन्यू कर रही हैं या चेंज किया आपने स्ट्रीम? नहीं, मैंने +1 में अब ह्यूमैनिटीज लिया, आर्ट्स। कोई खास वजह इसको आर्ट्स को लेने की? एक्चुअली 9th और 10th में हमें जो कॉमर्स में कराया था और 11th में आके जब करा रहे हैं वो ज्यादातर सेम ही है। तो अगर तो मुझे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी थी तो वो बेस्ट ऑप्शन आर्ट्स थी, क्योंकि उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं नए एक्सपीरियंस के लिए। सारा के क्या हॉबीज हैं?
मेरी सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग बुक्स, मैं अपने फोन पे बुक्स पढ़ती हूँ, और इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना। सिंगिंग हो जाए फिर थोड़ी सी। ऐसे नहीं, थोड़ी सी लिसनर्स के लिए। कैसे करें सिंगिंग इस पे? 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। हिंदी गाने की। एज यू विश। ओके। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। बहुत बढ़िया। तो सारा कौन सपोर्ट करता है आपको? स्कूल में कैसा एटमॉस्फेयर है, घर में कैसा एटमॉस्फेयर है? स्कूल में मैं एक्चुअली इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है। मैं अपनी क्लासेस में खुद जाती हूँ और बाहर और अपनी क्लास में भी खुद जाती हूँ। मुझे अब तो किसी फ्रेंड की जरूरत, मतलब इस चीज में तो नहीं है स्कूल में घूमने की। जैसे पहले 8th तक तो मुझे किसी के साथ जाना पड़ता था, डिपेंडेंट थी मैं बहुत ज्यादा, कहीं पे भी जाना होता है। फिर मेरी फ्रेंड्स ने थोड़ा हेजिटेट करना शुरू कर दिया कि हर जगह उनको मुझे ले जाना पड़ता था, थोड़ा बाइंडिंग हो जाता था। फिर मैंने 9th में अपने स्कूल के सारे रास्ते सीख लिए। मुझे पापा ने अपने पूरे स्कूल से फेमिलियर करा दिया कौन सी कहाँ क्लास है, तो अब मैं खुद जाती हूँ अपने स्कूल के अंदर, खुद इंडिपेंडेंट हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, अब इंडिपेंडेंट है। तो फैमिली आपकी काफी सपोर्टिव है? बहुत ज्यादा। घर पे भी मेरे सारे जितने भी चैप्टर्स होते हैं सारे मम्मा डिक्टेट कराते हैं पूरे, और मैं टाइपिंग करती हूँ अपने मैकबुक पे जहाँ से मैं पढ़ती हूँ, और घर पे भी मुझे किसी की चीज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। कौन से सिंगर आपके फेवरेट है? अभी हिंदी बॉलीवुड के लिए तो अतीफ असलम, और इंग्लिश में वन डायरेक्शन या टेलर स्विफ्ट। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड होप यू क्रैक UPSC एंड विल अगेन टॉक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू। ओके। तो जी हाँ, हमारे साथ थी सारा चावला जो लुधियाना से हमारे साथ बात कर रही थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए रेडियो रन पर। स्कोर फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं नजरिया नजरिया। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। MBA दृष्टिहीनता के चलते कैसे होगा? असंभव। मेरे लिए दिक्कत ये थी कि जो मटेरियल्स था वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं था, तो सारी बुक्स ऑनलाइन में नहीं होती थी फॉर्मेट में, या सॉफ्ट कॉपीज में नहीं होती थी। पर उसके लिए फिर मम्मी के साथ बैठ के थोड़ा पढ़ाई कर लेते थे। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस रहते थे कुछ कॉन्सेप्ट्स के, तो वहाँ पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते थे और फिर अपना एग्जाम दे पाए। एग्जाम से पहले हमारे वीकली टेस्ट होते थे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो हर वीक में अपने स्क्राइब को लेके जाता था और उसके साथ प्रैक्टिस करता था। जनरली मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, काफी स्विफ्टली चला गया था। कुछ डाउट्स थे, कुछ सवाल थे जो प्रोफेसर और फैकल्टीज ने जगह जगह पे पूछे थे कि आप किस तरह से मैनेज करेंगे और क्या आपको दिक्कतें हो सकती है, या वो सवाल होते हैं और उन सवाल को अगर आप कन्विंसिंगली उनको आंसर कर दो तो दिक्कत नहीं आती। अनुभव काफी इंटरेस्टिंग रहा, एक मिक्स बैग जैसे अपने बोलते हैं वैसा रहा। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोग भी थोड़े समझने लग जाते हैं आपको, आपकी दिक्कत को, तो और भी ज्यादा कोऑपरेटिव हो जाते हैं। मैं कंप्यूटर पे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है जॉस करके, सो मैं उसका यूज करता हूँ। जहां से मेरे को कुछ सीखने मिले या किसी के अंदर कुछ अच्छाई लगती तो मैं उनसे सबसे मोटिवेट होता हूँ, हर एक चीज से इंस्पिरेशन लेता हूँ और अपने आप से एक ही चीज बोलता हूँ कि आज जो मैं हूँ वो हूँ, बट इससे बेटर करना है। मैं अपने आप से कम्पीट करता हूँ।
यंगस्टर्स को मैं यही बोलूंगा, पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे हो, अपने लिए गोल्स बनाइए, अपने लिए लक्ष्य बनाइए और उसके लिए एफर्ट्स करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये थे अंकित जिंदल, जिन्होंने 2009 में MBA किया और आज अंकित एक IT कंपनी में एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम करते हैं। दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@highway.org पे। ये है रोशनी का कारवां। उस दिन ना उसे देखकर तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तुम्हें क्या हो गया? यार हम तो यहाँ बैठे हैं और ये ब्लाइंड बंदा खड़ा है। धर्म भी कहता है अपाहिजों की मदद करनी चाहिए, उस बेचारे को सीट दे देते हैं ना। अरे यार मुश्किल से तो सीट मिली है और तू है कि ओ भाई साहब आप यहाँ बैठ जाइए। इट्स ओके। बैठ जाओ भाई। पर क्यों? बैठ जाओ भाई, सीट दे रहे हैं। अरे भाई किसी को खड़े होने में दिक्कत हो, बीमार हो तो यहाँ आ जाए, मैडम सीट दे रही हैं। कोई है? अरे आप बैठो ना, रिश्तेदारों को क्यों बुला रहे हो? पर मैं ही क्यों? समझा करो, आप देख नहीं सकते ना इसलिए। क्यों क्यों पूछे जा रहे हो? वो इसलिए मैडम मैं देख नहीं सकता, पर मेरी टांगे तो तंदुरुस्त हैं। बाकियों की तरह खड़ा रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70-380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।